नमस्कार, मैं अंकुर वर्मा, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर से CS 302 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर जेनेरिक क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आइए ज़रा देख लेते हैं कि आज हम इस लेक्चर में किन किन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे C++ में टेम्पलेट्स क्या होते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे क्लास टेम्पलेट का इंट्रोडक्शन। फिर बात करेंगे सिंटैक्स ऑफ क्लास टेम्पलेट के बारे में। उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे क्लास टेम्पलेट का। और एंड में हम देखेंगे कि एक क्लास टेम्पलेट में हम कैसे मल्टीपल पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर टेम्पलेट्स? टेम्पलेट फीचर को हाल ही में C++ में ऐड किया गया था। टेम्पलेट की मदद से हम जेनेरिक क्लासेस और जेनेरिक फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि टेम्पलेट से हम जेनेरिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट फैसिलिटेट हमारी C++ के अंदर कर सकते हैं। जेनेरिक प्रोग्रामिंग बेसिकली एक अप्रोच है जिसमें जेनेरिक टाइप्स को एज अ पैरामीटर यूज़ किया जाता है, जिससे कि ये पैरामीटर्स एक वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स के लिए काम में लिए जा सके। एक टेम्पलेट की मदद से हम फैमिली ऑफ क्लासेस या फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो टेम्पलेट है वो रन टाइम पे बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर अलग अलग फॉर्म्स को ले सकता है। फॉर एग्जांपल, एक एरे के क्लास टेम्पलेट की मदद से हम अलग अलग डेटा टाइप की जैसे इंटीजर एरे या फ्लोट एरे बना सकते हैं। क्योंकि हम टेम्पलेट को पैरामीटर की मदद से डिफाइन करते हैं और रन टाइम पर यह पैरामीटर अलग अलग डेटा टाइप से रिप्लेस हो सकता है, इसीलिए टेम्पलेट्स को पैरामीटराइज्ड क्लासेस या पैरामीटराइज्ड फंक्शंस भी कहा जा सकता है। तो आइए अब हम एक वेक्टर क्लास के एग्जांपल को देखते हैं। इस क्लास में हमने दो डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर टाइप का पॉइंटर v और इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल साइज। इसके पब्लिक सेक्शन में हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। इसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर और डिफाइन किया है। ये एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जिसका आर्ग्यूमेंट एक इंटीजर एरे है। इसके बाद वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने ऑपरेटर फंक्शन की हेल्प से एस्टेरिस्क ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो बेसिकली बिल्ट इन डेटा टाइप्स पे ही काम कर सकता है, और हम चाहें तो अपने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जैसे कि इस केस में जो वेक्टर क्लास है वो हमारी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के जैसे एक्ट करेगी, तो उस पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने स्टार या एस्टेरिस्क ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। फिर हमने मेन फंक्शन को डिफाइन किया है। इसमें हमने दो इंटीजर एरेस को डिफाइन किया है। उसके बाद हमने वेक्टर क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर किया है, v1 और v2। ये हमारे वेक्टर क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर v1 में हमने एरे x और v2 में हमने एरे y को असाइन किया है। इसके बाद में हमने एक इंटीजर वेरिएबल r में वेक्टर v1 और v2 का स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है। स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने ऑपरेटर फंक्शन की हेल्प से स्टार ऑपरेटर को ओवरलोड किया था, और वो फंक्शन इस स्टेटमेंट की वजह से कॉल होगा। उसके बाद r की वैल्यू को हमने सिंपली प्रिंट किया है। अब मान लीजिए कि हमें एक वेक्टर क्लास चाहिए जो कि इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर ना करके फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहती है। तो फ्लोटिंग पॉइंट की एरे स्टोर करने के लिए हमें वेक्टर क्लास को फिर से पूरा रीडिफाइन करना पड़ जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ पर हमारी इंटीजर एरे यूज़ हो रही है उसको हमें फ्लोट डेटा टाइप से रिप्लेस करना पड़ेगा। टेम्पलेट मैकेनिज्म की मदद से हम डेटा टाइप को एज अ पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। ये बात हमने पहले भी देखी थी, और बाद में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा टाइप के अकॉर्डिंग क्लास का टेम्पलेट का कोड जनरेट किया जा सकता है। क्लास टेम्पलेट को डिफाइन करने का जनरल फॉर्मेट ये होता है। तो आइए अब देखते हैं कि लास्ट एग्जाम्पल में हमने जो वेक्टर क्लास को डिफाइन किया था उसको टेम्पलेट की फॉर्म में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक टेम्पलेट कीवर्ड का यूज़ किया है और एक पैरामीटर डिक्लेयर किया है t। t एक जेनेरिक पैरामीटर है जो रन टाइम पर किसी भी डेटा टाइप की फॉर्म ले सकता है। फिर हमने क्लास के सारे डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया है, लेकिन हमने सिर्फ उन डेटा मेंबर्स का टाइप t रखा है जिन्हें हमें जेनेरिक बनाना है। फॉर एग्जांपल, क्लास का जो साइज़ है, यानी कि
ये जो एरे है उसका जो साइज़ है वो हमेशा इंटीजर ही रहेगा, इसलिए हमने उसकी साइज़ को उसके टाइप को जेनेरिक नहीं बनाया, क्योंकि वो एक हार्ड कोडेड इंटीजर वैल्यू ही रहेगी। तो इस केस में हमने जो हमारी एरे वी है उसको जेनेरिक डिफाइन किया है, ताकि हम अलग अलग डेटा टाइप्स की एरे हमारी वेक्टर क्लास में बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकें। सिमिलरली जो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसके आर्ग्यूमेंट का टाइप भी टी ही रखा गया है, और जो हमने ऑपरेटर फंक्शन डिफाइन किया है उसमें जो सम वेरिएबल है उसका टाइप भी जेनेरिक ही रखा है, ताकि हम किसी भी वेक्टर का, अगर जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोट का या इंटीजर टाइप के वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालना चाहें तो वो ये जो रिजल्टेंट वेरिएबल है जो इसको स्केलर प्रोडक्ट को स्टोर कर रहा है ऑपरेटर फंक्शन के अंदर, वो जेनेरिक ही रहे, ताकि अलग अलग वैल्यू स्टोर हो पाए। ये जो हमने क्लास टेम्पलेट टी लिखा है, इस प्रीफिक्स से कंपाइलर को ये पता चल जाता है कि टी एक जेनेरिक टाइप का आर्ग्यूमेंट है। ऐसा करने से वेक्टर एक पैरामीटराइज क्लास बन जाती है जिसका पैरामीटर है टी। जब हम किसी क्लास टेम्पलेट के किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप की क्लास को क्रिएट करते हैं तो उसे हम टेम्पलेट क्लास कहते हैं, यानी क्लास टेम्पलेट की मदद से हम बहुत सारी टेम्पलेट क्लासेस को जनरेट कर सकते हैं। यानी कि फाइनल जो किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए कोड जनरेट होता है उसको टेम्पलेट क्लास कहा जाता है, और किसी क्लास टेम्पलेट से टेम्पलेट क्लास को जनरेट करने के प्रोसेस को हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, हम उसे बोलते हैं इंस्टेंसिएशन। यानी कि उस पर्टिकुलर क्लास टेम्पलेट का एक इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि कोड जनरेट हो रहा है। किसी टेम्पलेट क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का सिंटैक्स ये होता है क्लास नेम फॉलोड बाय द डेटा टाइप, इसके बाद में ऑब्जेक्ट का नाम और एंड में आर्ग्यूमेंट लिस्ट। जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट हम मान लीजिए अगर हमें कंस्ट्रक्टर के लिए अगर कुछ सेंड करनी है तो वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि टेम्पलेट की मदद से हम एक जेनेरिक क्लास को डिफाइन किया है। इस जेनेरिक क्लास में एक टी टाइप का पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट था। बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट ये एक जेनेरिक क्लास आर्ग्यूमेंट टी की वैल्यू के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की क्लासेस को जनरेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये क्लास जो हमारी ये जो वेक्टर क्लास है इसको अगर हम यूज़ करते हैं किसी इंटीजर आर्ग्यूमेंट के साथ में या डिक्लेयर करते टाइम ऑब्जेक्ट को अगर हम उसका टाइप इंटीजर बताते हैं तो जहाँ पे हमने जेनेरिक टाइप्स के डेटा मेंबर्स इस क्लास के अंदर डिफाइन किए हैं वो सारे इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हमें नीड पड़ी कि भाई वी वांट टू यूज़ दिस पर्टिकुलर क्लास फॉर अ फ्लोट या फिर लॉन्ग डबल डेटा टाइप, तो वो भी इस चीज़ में पॉसिबल है। हमें उसके लिए सेपरेट क्लासेस को डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो एक जो कोड रीयूजेबिलिटी का फीचर हमने इनहेरिटेंस में देखा था, जेनेरिक प्रोग्रामिंग भी काफ़ी हद तक कोड रीयूजेबिलिटी को फैसिलिटेट करती है। किसी भी टेम्पलेट क्लास से एक स्पेसिफिक क्लास को क्रिएट करने के प्रोसेस को हम इंस्टेंसिएशन कहते हैं। ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा जो कंपाइलर है वो किसी भी क्लास के इंस्टेंशिएशन होने के बाद ही एरर एनालिसिस परफॉर्म करता है, क्योंकि क्लास जब इंस्टेंशिएट होती है तभी तो उसका कोड जनरेट होता है। तो एक कंपाइलर बिना किसी क्लास के कोड जनरेशन से पहले उसका एरर एनालिसिस कैसे कर सकता है। इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि किसी भी क्लास को जेनेरिक बनाने से पहले उसकी एक सिंपल क्लास बनाकर पहले उसे डीबग कर लेना चाहिए और बाद में हमें उस क्लास को जेनेरिक में कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारा जो जेनेरिक कोड किसी पर्टिकुलर टाइप के लिए जब जनरेट होगा तो वो एरर फ्री रहे। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम एक ऐसे टेम्पलेट क्लास बना सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स पॉसिबल हो। तो ऐसे किसी क्लास को डिफाइन करने का सिंटैक्स ये होता है, इसमें हम टेम्पलेट कीवर्ड के बाद में एक से ज़्यादा टाइप के टेम्पलेट पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने ए टाइप और बी टाइप ये दो जेनेरिक पैरामीटर्स को डिफाइन किया है। तो आइए अब मल्टीपल पैरामीटर्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर हमने एक से ज़्यादा टाइप के जेनेरिक आर्ग्यूमेंट से लेके एक क्लास को डिफाइन किया है। तो इस एग्जांपल में हमने दो जेनेरिक पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं। पहला तो है ए टाइप और सेकंड है बी टाइप। उसके बाद में हमने इन पैरामीटर्स के अलग अलग डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया है और फिर इन डेटा मेंबर्स को हमने क्लास के मेंबर फंक्शंस में यूज़ किया है। फिर हमने मेन फंक्शन के अंदर टेस्ट क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए हैं, obj1 और obj2।
obj1 में हमने फ्लोट और इंटीजर टाइप के 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं और obj2 में हमने पहला तो इंटीजर और सेकंड एक कैरेक्टर टाइप का डेटा पास किया है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जेनेरिक प्रोग्रामिंग की मदद से हम एक क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट टाइप के डेटा को पास कर सकते हैं और वो क्लास के डेटा मेंबर्स उन वैल्यूज़ को इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे उम्मीद है कि कोरोना से बचाव के लिए आप सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। To watch more videos like this from GPC Jalore, please subscribe to this channel and hit the bell icon so that you never miss an update of our upcoming new videos.